हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ऋषभ देवांगन। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग परमिएबिलिटी पढ़ रहे थे। परमिएबिलिटी में थोड़ा सा और कुछ बताना बाकी है, तो उसको हम लोग बता देते हैं। उसके बाद आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो परमिएबिलिटी में हेडिंग डालना फैक्टर अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेना। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू d10 का स्क्वायर, ये पार्टिकल साइज का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई में यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये विस्कोसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी। तो ये सब इस फॉर्मूला से आप लोग ये बता दोगे कि जो पार्टिकल साइज है, ये क्या है, पार्टिकल साइज है। तो पार्टिकल साइज का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके अलावा पार्टिकल साइज के स्क्वायर के बराबर होता है ना, स्क्वायर के बराबर। उसके बाद फिर वाइड रेशियो की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल बल्क यूनिट वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि विस्कोसिटी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका परमेबिलिटी घटेगा। जाहिर सी बात है, विस्कोसिटी बढ़ना, ठीक है ना, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब ये कैसे नहीं समझ, विस्कोसिटी में समझा चुका हूँ। विस्कोसिटी अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, पानी है और एक तरफ क्या है, हनी है। तो पानी की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। विस्कोसिटी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, दैट इज द विस्कोसिटी। ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें डेवलप होगा, हनी में ज्यादा होगा, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा तो उसकी परमेबिलिटी कम होगी, पानी की विस्कोसिटी कम तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी। बस ऐसी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। उसके अलावा देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो परमेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। एक्चुअली में डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वाइड बढ़ रहा होगा, और वाइड बढ़ रहा होगा मतलब परमेबिलिटी बढ़ेगा। आ रहा है समझ में, यही होता है। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ सेचुरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं। एक फॉर्मूला से अपने को पता चल गया, ये एक फैक्टर पता चल गया। आगे देखते हैं, अगला फैक्टर हो जाएगा हमारे पास। देखो, सॉइल के वाइड में चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उसके कारण परमेबिलिटी डिक्रीज होगा। एक चीज याद रखना, जैसे कि आपका सॉइल के वाइड में गैस हो गया, ठीक है, इंटरप्ट गैसेस, अगर किसी भी प्रकार का गैस आ गया तो इस गैस के कारण परमेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हो गया। उसके अलावा अगर वाइड में क्या आ गया आपका, एड्सॉर्ब्ड वाटर आ गया। एड्सॉर्ब्ड वाटर पढ़े हैं ना, एड्सॉर्ब वाटर, है ना। एड्सॉर्ब वाटर क्या क्या होता है आपका, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, कैपिलरी वाटर पढ़े हैं, उसके अलावा हाइग्रोस्कोपिक वाटर पढ़े हैं, स्ट्रक्चरल वाटर पढ़े हैं। तो किसी भी प्रकार के एड्सॉर्ब वाटर के कारण परमेबिलिटी क्या होगा, कोई इफेक्ट करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा वाइड में अगर केटायंस वगैरह प्रेजेंट हैं, केटायंस, ठीक है, तो केटायंस अगर प्रेजेंट है तो इसके कारण भी परमेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। उसके अलावा फॉरेन इम्प्यूरिटीज, फॉरेन इम्प्यूरिटी मतलब, फॉरेन इम्प्यूरिटी मतलब प्लास्टिक वगैरह हो गया, प्लास्टिक या फिर वेस्ट मटेरियल। तो इनके कारण भी क्या हो जाएगा आपका, अगर वाइड में प्रेजेंट है तो परमेबिलिटी जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी, परमेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। स्ट्रक्चरल मतलब कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पढ़ चुके हैं। सॉइल स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर पढ़े हैं। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम, ये हो गया था सॉइल स्ट्रक्चर, हो गया था फ्लोक्युलेंट डिस्पर्स। ये सब स्ट्रक्चर भी परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर पे हम लोग ये जान सकते हैं कि कोर्स है, ठीक है, कोर्स है अगर पार्टिकल, कोर्स है अगर पार्टिकल तो परमेबिलिटी ज्यादा, फाइन है पार्टिकल तो परमेबिलिटी
कम होगा ना। फाइन पार्टिकल का क्या होता है, परमेबिलिटी कम होगा, कोर्स पार्टिकल का परमेबिलिटी ज्यादा होगा। परमेबिलिटी देख चुके हैं किसके लिए कितना होता है, ठीक है। ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अगले हेडिंग की ओर जाएंगे, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड या फिर नॉन स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। तो परमेबिलिटी फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब लेयर बाय लेयर में अगर सॉइल है तो उसको स्ट्रेटिफाइड सॉइल बोलते हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। सॉइल में लेयर पाए जाते हैं, तो ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड सॉइल बोलते हैं। और अगर सॉइल में लेयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब कि लेयर प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए जो परमेबिलिटी हो जाएगी, परमेबिलिटी फॉर द स्ट्रेटिफाइड सॉइल, वो दो प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहला एवरेज परमियाबिलिटी, एवरेज परमियाबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। पैरेलल टू बेडिंग प्लेन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, के एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू समेशन ऑफ के आई जेड आई डिवाइडेड बाई जेड आई। ये क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया कुछ, है ना। देखो ये कब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। कुछ नहीं है, अपने पास क्या है, पैरेलल सॉइल है, ठीक है, पैरेलल लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक, पैरेलल लेयर है। तो उस लेयर के हर एक लेयर का परमिएबिलिटी, हर एक लेयर का क्या डेप्थ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेप्थ का समेशन, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज परमिएबिलिटी निकल जाएगा। कब, एवरेज परमिएबिलिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन के केस में, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, एवरेज परमिएबिलिटी पैरेलल की जगह में हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, समेशन ऑफ जेड आई, जेड आपका क्या है, लेंथ है ना, लेंथ बोल सकते हो, डेप्थ बोल सकते हो। ये जेड आई, आई सबस्क्रिप्ट में हो जाएगा, आई के जगह पे आप लोग 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाएंगे, ठीक है ना, बचपन में करते थे। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ जेड आई डिवाइडेड बाई के आई, ये होल के समेशन में रहेगा। तो ऐसा करके जो फॉर्मूला अपने को मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, एवरेज परमिएबिलिटी परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन के केस में मिल रहा है। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर आ गया न्यूमेरिकल तो ये काम आएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, लेकिन पढ़ना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, परमिएबिलिटी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीपेज इन सॉइल, सीपेज स्टडी करेंगे, सीपेज इन सॉइल, या फिर बोल सकते हैं सीपेज एनालिसिस, एना। सबसे पहले तो सीपेज क्या होता है, देखो पोर वाटर प्रेशर पढ़े हुए हैं। पोर वाटर प्रेशर मतलब वाटर वाइड में प्रेजेंट है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर या फिर सॉइल के प्रेशर के कारण जो प्रेशर आ रहा है, डेवलप हो रहा है, प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, दैट इज पोर वाटर प्रेशर। उसी पोर वाटर प्रेशर के कारण पानी क्या करेगा, आगे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो पानी क्या होगा, वाइड में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, चलेगा, वाइड में चलेगा, उसका क्या होगा, डिस्प्लेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा ऊपर या नीचे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपेज बोलते हैं। या फिर और आम भाषा में समझो सीपेज क्या होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली घर में देखते हैं सीपेज क्या होता है ना, सीपेज तो देखे ही होगे। तो उसमें हो क्या रहा है, तो पानी किसी भी के जरिए क्या हो गया, अंदर प्रवेश कर गया दीवार वगैरह में। अब वो क्या करेगा, दीवार से बाहर आना चाहेगा, ठीक है ना, दीवार से बाहर आना चाहेगा, बेसिकली वो क्या आना चाहेगा, इवोपरेट होना चाहेगा, ठीक है ना। आ तो गया, दीवार में प्रवेश कर गया, किसी भी कहीं पर अगर लीक वगैरह रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, पोर्स छोटे मोटे, उससे दीवार में आ गया। अब उसके कारण टेम्परेचर जब इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना, पानी इवेपोरेट होगा। और पानी इवेपोरेट होने के लिए बाहर आएगा,
और बाहर आएगा तो अपने साथ पेंट को लेते हुए आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्या होता है, आपका सीपेज होता है। वैसे ही सॉइल में आपका सीपेज क्या हो जाएगा, सॉइल में मैं क्या बोला, सीपेज क्या होगा, सॉइल में भी लीक होना, मतलब कैसे बताऊं, देखो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसके कारण सीपेज ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, केपलरी राइज जैसे था ना, केपलरी राइज, वैसे ही इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ही उसको भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखो सीपेज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीपेज प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, सीपेज प्रेशर पढ़ेंगे। सीपेज प्रेशर को ही मैं क्या बोल दिया, पोर वाटर प्रेशर। जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना, पढ़े थे पोर वाटर प्रेशर, तो वही सीपेज प्रेशर है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसको पीएस लिख दिया मैं, सीपेज प्रेशर को पीएस लिख दिया, वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे, उसको पोर वाटर प्रेशर को यू लिख रहे थे। तो जो प्रेशर वाटर में डेवलप हो रहा है वाइड में, वही तो सीपेज प्रेशर है और कुछ नहीं। और इसी प्रेशर के कारण सीपेज आ रहा है ना। अब देखो सीपेज प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालते थे, एच इंटू गामा डब्ल्यू करके निकालते थे। तो सीपेज प्रेशर भी कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जनरली नहीं दिया रहेगा तो कितना लेना है पता है कि नहीं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेते हैं हम लोग। अप्रोक्स में 10 ले लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अप्रोक्स आंसर अगर ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि वैल्यू जो है बड़े बड़े मार्जिन पे है, तो आप लोग 10 लेके बना सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है आपको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड लॉस। ठीक है ना, ये क्या है आपका हेड लॉस है या फिर हेड है। ठीक है, हेड लॉस है। वहां पर हेड होता, वहां पर क्या होता था, आपका डेप्थ होता था, यहाँ पर डेप्थ होता था पोर वाटर प्रेशर के लिए। यहाँ पर बस एक अंतर हो गया आपका, ये क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। अब देखो, अब मेरे को पता चल गया सीपेज प्रेशर ये है। मैं एक फॉर्मूला और जानता हूँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ होता है। लेंथ या फिर लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते थे वहां, तो चलो एल से ही रिप्रेजेंट कर लो, या फिर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए जेड ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो जेड यहाँ पर क्या है, लेंथ है। जितने लेंथ में सीपेज हो रहा है दैट इज जेड हो गया, और जितना हेड लॉस हो रहा है, हेड लॉस तो हो गई ना। जितना शुरुआत में था सीपेज प्रेशर, अब धीरे धीरे क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। सीपेज वाटर का फ्लो शुरुआत में जो रहेगा वो बाद में घटते जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, इसीलिए अपने को हेड लॉस देखने को मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई जेड हो गया। आया समझ में। अब क्या करोगे, एच की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आई इंटू जेड हो जाएगा, तो यहाँ पर से आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे को क्या मिल जाएगा, सीपेज प्रेशर मिल जाएगा। ये हो गया सीपेज प्रेशर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टर्म में। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक, अब सीपेज प्रेशर निकल गया, अब सीपेज फोर्स निकालते हैं। सीपेज फोर्स निकालते हैं। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपने को निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं, तो बस इसमें अपने को मल्टीप्लाई क्या करना है, एरिया मल्टीप्लाई करना है। एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्या है, एरिया हो गया, तो इससे सीपेज फोर्स निकल गया। आगे समझ में, ये आ गया आपका सीपेज फोर्स, ये था सीपेज प्रेशर। एक और पूछता है आपको, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स भी पूछता है, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। अगर ये पूछ दिया तो बस जो सीपेज फोर्स आया था, मतलब फोर्स अपॉन क्या कर देना, वॉल्यूम कर देना। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स को अगर मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूं, चलो इसको रहने दो रिप्रेजेंटेशन को, सीपेज फोर्स इज इक्वल टू आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एरिया हो गया। और उसमें अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, देखो पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर चाहूँ तो आई इंटू, ये आपका डेप्थ है यानी लेंथ है, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको आई वी गामा डब्ल्यू लिख सकता हूँ। अब इसके बाद स्पेसिफिक सीपेज फोर्स जब निकालूंगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो बच क्या जाएगा, सिर्फ आई इंटू गामा डब्ल्यू ही बच जाएगा। ठीक, नहीं आया समझ में। देखो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर देता हूँ। सीपेज एनालिसिस में हम लोग सीपेज समझ लिए, सीपेज किसके कारण डेवलप होता है, तो पोर वाटर प्रेशर के कारण डेवलप होता है।
क्लियर। पोर वाटर प्रेशर क्यों डेवलप होता है, तो एक्सटर्नल लोड वगैरह हो गया, सॉइल का लोड हो गया, जिसके कारण सॉइल के वाइड में जो पानी प्रेजेंट है उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज द पोर वाटर प्रेशर। और पोर वाटर प्रेशर के कारण सीपेज डेवलप हो रहा है। सीपेज प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग पोर वाटर प्रेशर निकालते थे वैसे सीपेज प्रेशर निकालेंगे, बस अंतर क्या हो गया, अपने पास जो हाइड्रोलिक हेड, ये क्या हो गया आपका, जो वहां पर क्या होता था डेप्थ होता था, वो यहाँ पर क्या हो गया हेड लॉस हो गया, बस ये अंतर हो गया। तो सीपेज प्रेशर आ गया आपको समझ में, गामा डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद सीपेज प्रेशर तो आ गया, अब इसको मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टर्म में कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ होता है, ठीक है, या फिर डेप्थ होता है, जितने लेंथ में ट्रेवल कर रहा है पानी या फिर जितने डेप्थ में कर रहा है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। आई इंटू जेड हो जाएगा, आई इंटू जेड में यहाँ पर पुट कर दिया एज की जगह में, तो ये मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया इस क्या चीज सीपेज प्रेशर का। अब सीपेज प्रेशर निकल गया, मेरे को पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, मेरे को सीपेज फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर दूंगा, जो सीपेज स्ट्रेस आया उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या हुआ, ये जेड लेंथ इंटू एरिया, हम लोग जानते हैं ना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसे तो निकालते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ करके, तो ये क्या हो गया, इसकी जगह में मैं वॉल्यूम लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकालने के लिए जो स्पेसिफिक फोर्स है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज याद रख के चलो कि स्पेसिफिक सीपेज फोर्स निकालने के लिए स्पेसिफिक फोर्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, तो जो फोर्स आया उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो बच क्या जाएगा मेरे पास, आई इंटू गामा डब्ल्यू। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, बस, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आता तो इसको याद कर लो, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये सब तो निकाल ही लोगे, इसको बस याद कर लेना, फिर ये दोनों निकल जाएगा आपका। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सीपेज एनालिसिस। अब देखो एक चीज नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीपेज ऑलवेज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो फ्लो का डायरेक्शन होता है ना उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, सीपेज डेवलप होता है। तो लिखो चलो, सीपेज ऑलवेज डेवलप्ड in the direction of flow. Seepage pressure always acts in the direction of flow. Seepage pressure always acts in the direction of the flow. आगे देखते हैं, नोट लिख लिया ना, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखो स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अभी मैं पोर वाटर प्रेशर की जगह में सीपेज स्ट्रेस लिख रहा हूँ, सीपेज प्रेशर लिख रहा हूँ, सीपेज प्रेशर को पीएस से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस सीपेज स्ट्रेस, इसको मैं क्या कर दिया, प्लस माइनस में कर दिया। क्यों किया अभी बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडीशन पढ़े थे ना, इसके 3 कंडीशन पढ़े थे जहां तक, जब क्या हो आपका सबमर्ज हो, जब क्या हो सरचार्ज लग रहा हो, जब क्या हो कैपिलरी राइज हो रहा हो, 3 कंडीशन पढ़े थे। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर टेबल या फिर सीपेज जब अपवर्ड डायरेक्शन में हो, सीपेज क्या हो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, नहीं समझ में आया, जब फ्लो का डायरेक्शन, जब फ्लो का डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन अपवर्ड हो, फ्लो डायरेक्शन जब क्या हो अपवर्ड हो, तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड एक्ट होगा, और जब अपवर्ड एक्ट होगा तो उस कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ मेरे को। नोट करके मैं लिखाया था कि वाटर टेबल जब इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस घटता है, और वाटर टेबल जब डिक्रीज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो वही चीज है, यहाँ पर फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मतलब सीपेज स्ट्रेस भी अपवर्ड लगेगा। अभी नोट में लिखाया ना, अभी नोट में लिखाया मैं, कि जो फ्लो का डायरेक्शन वही सीपेज प्रेशर का डायरेक्शन, तो फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड तो सीपेज प्रेशर का डायरेक्शन भी अपवर्ड, जिससे क्या हो गया, पानी ऊपर आ रहा है, और पानी ऊपर आएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। मतलब इस केस में इफ फ्लो डायरेक्शन इज अपवर्ड then effective stress is equal to total stress minus seepage pressure। आगे समझ में, लिख लेना, नहीं समझ में आया अच्छे से तो, if flow direction is upward, if flow direction is upward, क्या लिखो, if flow direction is upward then seepage stress is upward direction and then क्या हो जाएगा, then effective stress decreases, decreases, और कैसा decreases,
तो टोटल स्ट्रेस माइनस 20 हो जाएगा। लेकिन जब फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, सीपेज स्ट्रेस का डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टोटल स्ट्रेस प्लस सीपेज प्रेशर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। फ्लो डायरेक्शन जब ऊपर रहेगा तो सीपेज स्ट्रेस भी ऊपर रहेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, और जब नीचे होगा तो इंक्रीज होगा। अब देखो, एक कंडीशन ऐसा आएगा, अभी ये डिक्रीज होते जा रहा है, जब ये इसके बराबर हो जाए, टोटल स्ट्रेस जब पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाता है, देखे भी थे कंडीशन में, तो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जा रहा था। मतलब ये जैसे जैसे आपका फ्लो का डायरेक्शन ऊपर जाते जा रहा है, तो ये क्या होते जा रहा है, ये क्या होते जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ते जाएगी ना, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड, तो सीपेज प्रेशर भी क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इंक्रीज हो रहा है, सीपेज प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन तो अपवर्ड ही रहेगा, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और एक लेवल ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया होगा समझ में? अरे ये वाला कंडीशन पढ़े नहीं थे यार, बता देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या था, सॉइल था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, वाटर था, यहाँ पर निकाल के देखो ना, इस सेक्शन में बी सेक्शन में जब वाटर टेबल क्या हो गया, ऊपर आ रहा है, तो इस सेक्शन में जब आप निकालोगे क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या आता था, 0 आता था ना। यहाँ पर क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती थी, स्ट्रेस इंटू गामा डब्ल्यू, और वाटर प्रेशर भी स्ट्रेस इंटू गामा डब्ल्यू, दोनों एक दूसरे से माइनस करो 0, ठीक है। वैसे ये अलग चीज है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बता दिया मैं। तो जैसे जैसे आप लोग जाते जाएंगे ऊपर की ओर जाते जाएगा आपका सीपेज, जितना ऊपर जाएगा सीपेज उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस, और एक लेवल आएगा जब वो 0 हो जाएगा। देखो इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ रुक रुक के, अदरवाइज मैं इसको भी भगा देता दूसरे टॉपिक के जैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरा बताना क्या है, फर्ज है ना। अभी क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। एक लेवल आ गया जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, 0 हो गया, और मैं ये बोला था कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अब जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0, तो मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल भी 0। आगे समझ में? अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल 0, मतलब उसकी कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं बची, तो अब होगा ये, अब पानी तो ऊपर आ चुका है, तो अब पानी के साथ साथ जो सॉइल के कण हैं, ठीक है, वो भी पानी के साथ साथ ऊपर आने लग जाएंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो गई, ठीक है ना। स्ट्रेंथ रहती तो वो अपने को बचा के रखता, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ लॉस्ट हो गई, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लो के डायरेक्शन के साथ ही सॉइल के पार्टिकल भी अब ऊपर आने लग जाएंगे, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। आया समझ में? इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैंड बॉइलिंग बोलते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं पाइपिंग कंडीशन बोलते हैं, पाइपिंग फेल्यूर, पाइपिंग फेल्यूर। इसी कंडीशन को बोलते हैं क्विक कंडीशन, इसी कंडीशन को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। नाम अनेक काम एक, है ना, क्विक सैंड कंडीशन। तो चाहे पूछे सैंड बॉइलिंग क्या है, बॉइल होना से बॉइलिंग बना है, सैंड बॉइलिंग क्या है, चाहे पूछे पाइपिंग फेल्यूर क्या है, चाहे पूछे क्विक कंडीशन क्या है, चाहे पूछे क्विक सैंड कंडीशन क्या है, अरे भाई इसमें होता सिर्फ ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है समझ में। और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 मतलब कि शियर स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है सॉइल का। अब टेंडेंसी ये होती है सॉइल की कि वो अपवर्ड खुद आने लग जाता है, ठीक है ना, किसके साथ, फ्लो के डायरेक्शन के साथ। आगे आप समझ में? मतलब हो क्या रहा है, ये 0 हुआ क्यों, टोटल स्ट्रेस सीपेज स्ट्रेस के बराबर हो गया ना, इसीलिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हुआ। तो ये कंडीशन भी पूछ देता है कभी कभी, क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, तो टोटल स्ट्रेस सीपेज स्ट्रेस के बराबर हो जाता है, या फिर पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। और क्या पूछता है, इस कंडीशन में जो ग्रेडियंट मिलता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। उसको मैं अभी बताता हूं, पहले इतना लिख लो।
कैसे लिखोगे? पहले तो इतना लिखते आ रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर दिक्कत हो सकता है क्विक एंड कंडीशन वाले में, इसको मैं लिखा देता हूँ, है ना। चलो लिखो, इसको मैं लिखा देता हूँ। वो तो लिख लिए होगे, फ्लो का डायरेक्शन जब अपवर्ड रहेगा तो सीपेज का डायरेक्शन भी अपवर्ड और इफेक्टिव स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज है, 10 बार बताया हूं मैं, लिख डाले। इसके बाद आगे लिखना, अंडर सच कंडीशन अंडर सच कंडीशन when under such condition when अच्छा लिख नहीं रहा हूँ, अंडर सच कंडीशन when क्या लिखे उसके आगे, अंडर सच कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस becomes zero under such condition when effective stress becomes zero, soil have tendency, या फिर ऐसा लिखना, अंडर सच कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स जीरो, उसके बाद लिखना soil mass losses soil mass losses all its shear strength, soil mass losses all its shear strength ठीक है ना। सॉइल अपना पूरा shear strength लॉस कर देता है, soil mass losses all its shear strength and have the tendency to move along with the flowing water and have tendency to move along with the flowing water। जो अभी बोला उसी को इंग्लिश में लिखना है। क्या बोला मैं, सॉइल अपना जो shear strength होता है उसको लॉस्ट कर देता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, सॉइल हैव टेंडेंसी टू मूव अलोंग विद द फ्लोइंग वाटर, सॉइल हैव द टेंडेंसी soil have the tendency to move along with the flowing water। ठीक, इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, सॉइल का shear strength बिकम जीरो एंड देन सॉइल हैव द टेंडेंसी टू मूव अलोंग विद द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर के साथ मूव होने लग जाता है दैट, ठीक है ना। और इसी कंडीशन को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एंड कंडीशन। जितना सारा लिखा था ना वो सब लिख लो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज सैंड बॉइलिंग, क्विक एंड कंडीशन, क्विक कंडीशन, पाइपिंग कंडीशन, ये सब लिख लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर क्विक एंड कंडीशन, फॉर क्विक एंड कंडीशन, फॉर क्विक एंड कंडीशन क्या होता है आपका, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर हो जाता है, ये लिख लेना। उसके बाद जो बताया वही सब लिखना है। उसके बाद ठीक है ना, अंडर सच कंडीशन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब कि इस कंडीशन में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप होता है उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। लिखना, ठीक है। क्विक एंड कंडीशन में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो, इन क्विक एंड कंडीशन सच हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नोन एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, फ्लोटिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और इसी को पाइपिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पाइपिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक, देखो
कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर आपको क्विक सेंड कंडीशन को अवॉइड करना है, ठीक है, टू अवॉइड क्विक सेंड कंडीशन, टू, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं ना, टू अवॉइड क्विक सेंड कंडीशन आई शुड बी लेस देन आई सी, मतलब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हमेशा और हमेशा कम होना चाहिए। उसके बाद देखना आई सी डिवाइडेड बाई आई, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आ रहा समझ में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसके बाद नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, जिसको शायद हर एग्जाम में पूछता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा, क्विक सेंड कंडीशन कौन से सॉइल में ऑकर होता है। देखो 2 आंसर बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। पहला आंसर, क्विक सेंड कंडीशन किसमें ऑकर होता है, इन विच सॉइल क्विक सेंड कंडीशन इज ऑकर, ठीक है। आंसर क्या, पहला याद रखना ऑप्शन ए, ठीक है ना, मतलब ऑप्शन दे रहा हूं, अभी आंसर नहीं बता रहा हूं। कोहेसिव सॉइल में ऑकर होता है कि नॉन कोहेसिव सॉइल में ऑकर होता है, नॉन कोहेसिव सॉइल में ऑकर होता है, कोहेसिव कि नॉन कोहेसिव में ऑकर होता है। अच्छा, कोहेसिव को ही मैं क्या लिख दूं, फाइन सॉइल लिख दूं, और इसको क्या लिख लूं, कोर्स सॉइल लिख लूं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, क्विक सेंड कंडीशन नॉन कोहेसिव सॉइल में ऑकर होता है, मतलब कि कोर्स सॉइल में ऑकर होता है। अभी ये आंसर हमारा पूरा सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोर्स सॉइल में ऑकर होता है, लेकिन कोर्स सॉइल में किस में ऑकर होता है, कोर्स सॉइल में सैंड में ऑकर होता है। अभी भी आंसर हमारा पूरा सही नहीं है। सैंड में किस में ऑकर होता है, तो सैंड में फाइन सैंड में ऑकर होता है। आया समझ में, क्विक सेंड कंडीशन नॉन कोहेसिव सॉइल में ऑकर होता है, नॉन कोहेसिव मतलब कोर्स सॉइल में ऑकर होता है, कोर्स सॉइल में सैंड में, और सैंड में फाइन सैंड में ऑकर होता है। याद रखना कोहेसिव सॉइल में ऑकर नहीं होता, ठीक, इतना लिख लो। इसके बाद आपका क्विक सेंड कंडीशन भी खत्म। सीपेज एनालिसिस में आगे आपको बताना है लाप्लास इक्वेशन होगा जहां तक, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना लाप्लास इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन जो भी बोलते होंगे इसको। तो इस इक्वेशन में क्या है, लाप्लास इक्वेशन फॉर 2D फ्लो, ऐसा करके लिख लो। 2D फ्लो के लिए क्या बोलता है कि के डी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, कर लो इसको, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन वाई डायरेक्शन, 2D फ्लो है तो वाई तक, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर एच, एच है ये एच डिवाइडेड, एच क्या है बोलोगे तो टोटल हेड है, टोटल हेड, टोटल हेड, अभी टोटल हेड बताऊंगा। और उसके बाद फिर क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा डी वाई, बस इक्वल टू 0, इक्वेशन है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, किसके लिए है, ये है आपका नॉन आइसोट्रॉपिक, अब ये क्या नया चीज आ गया, नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम, ये आप लोग सोम में पढ़ेंगे। नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम मतलब कि, अभी बताऊं, बताने की देखो, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक 2 चीज होता है। होमोजीनियस में क्या होता है, एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है सॉइल, तो उसको होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे। आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन दूसरे पॉइंट में अलग प्रॉपर्टी, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में सेम। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, मत समझो, बाद में समझ लेना। इसलिए अभी बोल रहा हूँ सिर्फ नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए क्या होता है, ये होता है, जबकि आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए लाप्लास इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन याद रख लो यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा
फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ गया, के एक्स के वाई, तो बस वही चीज तो मिसिंग है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आइसोट्रोपिक मीडियम में के एक्स इक्वल टू के वाई हो जाता है, तो ये कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा और जीरो में जाके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए के एक्स के वाई क्या हो गया आपका, हट गया ना। तो आइसोट्रोपिक मीडियम का ये लाप्लास इक्वेशन और ये, ठीक है। अब देखते हैं, हो गया, जल्दी से लिख लिए। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन। अभी जो पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन तीन प्रकार से अपन कर सकते हैं। पहला एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल, और उसके अलावा क्या हो सकता है आपका, दो मेथड कोई काम का नहीं है, एक एनालिटिकल मेथड है और एक कौन सा मेथड हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाता है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड कोई काम का नहीं। जो काम का है तीसरा मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो नेट या फिर ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन या फिर ग्राफिकल मेथड ऑफ लाप्लास इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट भी बोलते हैं। फ्लो नेट को आपको समझना है, फ्लो नेट मेथड भी बोलते हैं, फ्लो नेट को आपको समझना है। हेडिंग डाल लो बढ़िया सा, ग्राफिकल मेथड या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर द लाप्लास इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख लेना फ्लो नेट डायग्राम, ठीक है। मैं डाल दूं, क्या हेडिंग डालना है, समझ में आ गया ना, फ्लो नेट। फ्लो नेट समझे। अब इसको समझने से पहले लाप्लास के द्वारा जो एजम्पशन दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहला एजम्पशन बोलता है कि भाई डार्सीज लॉ इज वैलिड, डार्सीज लॉ इज वैलिड होगा, ठीक है। दूसरा बोलता है मीडियम इज होमोजीनियस, मीडियम इज होमोजीनियस, होमोजीनस एंड सेचुरेटेड, ठीक है। तीसरा एजम्पशन लिखना, पोर फ्लूइड एंड सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक। डार्सीज लॉ इज वैलिड, मीडियम इज होमोजीनियस एंड सेचुरेटेड, और तीसरा क्या हो जाता है आपका, पोर फ्लूइड एंड सॉइल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। एजम्पशन खत्म। ठीक है, रुक जाओ, बनाते जाओ, अभी साथ ही साथ फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इतना काफी है। देखो, ये आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा फाई लाइन है, ये सब क्या है, फाई लाइन है मेरा, और ये जो है ना फाई लाइन है, क्या है,
साई लाइन है। अब देखो, फाई लाइन को ही क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। फाई लाइन या फिर इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विपोटेंशियल लाइन बोल रहा हूं, इक्विपोटेंशियल लाइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, याद रखना। उसके बाद फिर साई लाइन, साई लाइन को क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, साई लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लाइन या फिर फ्लो लाइन बोल रहा हूँ, उसको समझते जाना। साई लाइन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इक्विपोटेंशियल लाइन बोल रहे हैं, साई लाइन को स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं या फिर फ्लो लाइन भी बोल रहे हैं। ओके, अब देखो ये मेरे को क्या मिल गया, साई लाइन है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन साई लाइन है, वर्टिकल लाइन फाई लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं, दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं एक दूसरे के, आया समझ में, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, साई लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। इतना समझ में आया? अभी लिखा दूंगा, अभी समझ लो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना, ये दो क्या है, दो साई लाइन और दो इक्विपोटेंशियल लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं तो ये एरिया बनता है, ये सब एरिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। ये फ्लो फील्ड जो होता है आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। स्क्वायर किस केस में होता है, जब आपका मीडियम आइसोट्रॉपिक हो तो स्क्वायर होता है, जब नॉन आइसोट्रॉपिक हो तो रेक्टेंगुलर होता है। ये जो आपको दिख रहा है इक्विपोटेंशियल और ये फ्लो फील्ड जो दिख रहा है, उसके जो ये साइड्स हैं, ये साइड्स लीनियर भी हो सकते हैं, कर्वी लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट भी हो सकते हैं, और ये कर्व के रूप में कर्वी लीनियर भी हो सकते हैं। अभी आपको कर्वी लीनियर डायग्राम दिख रहा होगा, तो ऐसा करके स्ट्रेट भी बना सकते हो आप, सीधा सीधा फ्लो लाइन और सीधा सीधा इक्विपोटेंशियल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में, ये आ गया समझ में फ्लो फील्ड क्या होता है। दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो साई लाइन जहां पर कट करते हैं, जो एरिया बनता है, दैट इज एरिया इज कॉल्ड फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ये आपका क्या है, साई लाइन है, और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी उसी डायरेक्शन में होता है। मतलब अभी तो पढ़े कि ये जो साई लाइन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, मतलब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ही तो है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड साई लाइन इज टेंजेंशियल टू ईच अदर। एंड यहीं पर क्या देखेगा, अपने को डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। अभी समझते हैं, ये जो एरिया अपने को मिल रहा है ना, ये जो एरिया बीच में दो साई लाइन के बीच में जो एरिया मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल बोलते हैं। फ्लो चैनल क्या होता है, तो दो साई लाइन के बीच का जो एरिया है दैट इज फ्लो चैनल। और हर एक फ्लो चैनल में अपने को कुछ ना कुछ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और जो कि हर एक फ्लो चैनल में सेम डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज दिख रहा है, डिस्चार्ज का डायरेक्शन भी सेम रहेगा, फ्लो के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्चार्ज का डायरेक्शन और ये स्ट्रीम लाइन का डायरेक्शन सेम रहेगा। जो डिस्चार्ज रहेगा हर एक फ्लो चैनल में सेम रहेगा। डिस्चार्ज मतलब समझते हो, डिस्चार्ज और वेलोसिटी में समझ में आता है ना, अंतर बताया था शायद कल वल भी, है ना। वेलोसिटी मतलब जितने फ्लो से बह रहा है, डिस्चार्ज मतलब जितने अमाउंट से बह रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर समझते हैं, ये क्या हो गया, आपको इक्विपोटेंशियल लाइन दिख रहा है। इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में आपको क्या दिखेगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप दिखेगा। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ये जो हेड है ना, हेड लॉस हो रहा है, देखो यहाँ पर का हेड ये था, यहाँ पर का हेड इतना है, तो ये जो कुछ हेड लॉस हो रहा है, इसको मैं डेल एच लिख दिया। यहाँ पर डेल एच हेड लॉस होगा, यहाँ पर भी आपको डेल एच हेड लॉस देखने को मिलेगा। हर जगह सेम हेड लॉस देखने को मिलेगा। आया समझ में, सेम हेड लॉस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका, ये जो हेड लॉस है ना, हर इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो है सेम हेड लॉस देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको पूछ क्या सकता है, टोटल हेड निकालो, टोटल डिस्चार्ज निकालो। ठीक है, इसको मैं अभी बताता हूं। अभी ये डायग्राम को अच्छे से बना लो अपने कॉपी में, और समझ के अपने से लिख लो तो और मजा आ जाएगा। बाकी लिखा देता हूं मैं, ठीक। तो अभी आप लिख लिए होगे, अभी मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अजम्पशन लिख लिए, अजम्पशन के बाद ये डायग्राम बना लिए। उसके बाद लिखना फाई लाइन एंड साई लाइन मीट्स ऑर्थोगोनली, साई लाइन एंड फाई लाइन मीट्स
ऑर्थोगोनली या फिर मिड, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं ना, तो फाई लाइन एंड साई लाइन मिड्स ऑर्थोगोनली। दूसरा पॉइंट लिखना, फ्लो लाइन एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ही मतलब तो हुआ। अच्छा, मत लिखो। दूसरा पॉइंट में ये लिखना कि वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज, velocity of flow and rate of flow, velocity of flow and rate of flow have same direction, velocity of flow and rate of flow is in the direction of flow। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डायग्राम में समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज जो है आपका क्या है, साई लाइन के डायरेक्शन में ही है आपका, जो फ्लो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्चार्ज भी है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये लिख लेना, डायग्राम समझ में आ गया होगा तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद लिखना, एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज टर्म्ड एज, एरिया बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू साई लाइन इज टर्म्ड एज फ्लो फील्ड। उसके बाद लिखना, फॉर आइसोट्रॉपिक, अभी बताया, फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम फ्लो फील्ड का जो शेप होता है, फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम शेप ऑफ फ्लो फील्ड इज स्क्वायर, आइदर लीनियर और कर्वी लीनियर। फॉर आइसोट्रॉपिक द शेप ऑफ फ्लो फील्ड इज स्क्वायर, आइदर लीनियर और कर्वी लीनियर, एंड फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक फ्लो फील्ड शेप ऑफ फ्लो फील्ड इज रेक्टेंगुलर, आइदर लीनियर और कर्वी लीनियर। लीनियर कर्वी लीनियर बताया ना, ठीक, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद लिखना, हेड लॉस बिटवीन टू फाई लाइन, हेड लॉस बिटवीन टू फाई लाइन इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जल्दी लिखना, लॉस ऑफ हेड बिटवीन टू फाई लाइन इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप and it remains same across all the equipotential line, and it remains same across the all equipotential line। अगला लिखना, फ्लो चैनल को अब लिखते हैं। तो फ्लो चैनल क्या होता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू साई लाइन, लिख लो, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू साई लाइन इज टर्म्ड एज, साई बोलते हैं ना इसको, साई बोलते हैं, इसी को स्ट्रीम लाइन और इसी को फ्लो लाइन बोल रहे हैं। साई लाइन इज टर्म्ड एज फ्लो चैनल, ठीक है, फ्लो चैनल। एंड डिस्चार्ज इज सेम, एंड डिस्चार्ज या फिर डेल क्यू इज सेम अक्रॉस ऑल द इक्विपोटेंशियल, सॉरी, एंड डिस्चार्ज इज सेम अक्रॉस ऑल द फ्लो चैनल। हर एक फ्लो चैनल में आपको डिस्चार्ज सेम दिख रहा है। डेल क्यू इज सेम थ्रू ईच फ्लो चैनल। अब निकालते हैं हम लोग टोटल डिस्चार्ज एंड टोटल हेड। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्चार्ज निकालना, टोटल हेड निकाल लेते हैं पहले। टोटल हेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो आपका डेल एस था उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप से। समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप से क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिल जाएगा, टोटल एच नहीं मिल जाएगा, टोटल हेड नहीं मिल जाएगा। एक हेड, सभी बराबर हैं तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं कर दूंगा। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को मैं लिख रहा हूं एन, क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, एन डी। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फाई लाइन, मतलब फाई लाइन मतलब नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, यही तो होता है क्या। प्रैक्टिकली समझो, ये फॉर्मूला मत याद रखो,
जितना आपका क्या था, अरे 1 2 3 4, ठीक है, चार ठो क्या दिख गया मेरे को, 5 लाइन दिख गया, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 ठो होगा, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो हमेशा जितना नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा उसमें -1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एनडी मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल जाएगा। बस यही तो किया हूँ, ठीक है। तो अब जो एनडी आया उसको यहाँ पुट कर दोगे, डेल एस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हेड मिल जाएगा। आगे समझ में टोटल हेड कैसे निकला। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, वैसी सेम टोटल डिस्चार्ज निकालना है। तो जो आपका डेल क्यू था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो फ्लो चैनल था, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गरीब हो गया हूँ, चौक नहीं, 1 मिनट चौक लेके आ रहा हूँ। हाँ, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल क्या हो जाएगा आपका, एन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डेल क्यू इंटू क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ फ्लो चैनल कैसे निकालोगे, बन गया होगा अब तक। क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ साई लाइन -1, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली आप लोग समझ चुके हो। जितना साई लाइन था उसमें 1 माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है एन एफ निकलेगा, डेल क्यू मल्टीप्लाइड बाई एन एफ करोगे टोटल डिस्चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था ये। अब देखो, अब आपको पूछेगा, तो इतना सब कर दिए, फ्लो नेट निकाल लिए, फ्लो नेट इज द, देखो ये निकालते क्यों है, इससे अपन को क्या फायदा होता है, ठीक है। तो लिखना, टू फाइंड सीपेज प्रेशर, टू फाइंड सीपेज प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट एंड अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट। तो ये सब निकालने के लिए अपन को किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, फ्लो नेट डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं, फ्लो नेट की हेल्प से निकाल सकते हैं, ये चीज याद रखना। सीपेज प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट एंड अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट डायग्राम। ओके, आगे अब टोटल डिस्चार्ज याद रख लेना, टोटल डिस्चार्ज, या फिर मैं इसको बोल रहा हूँ सीपेज डिस्चार्ज, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू लिख देता हूँ, या फिर कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। तो ये के इंटू एच इंटू एन एफ डिवाइडेड बाई एन डी के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। सीपेज डिस्चार्ज के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एच टोटल हेड हो जाएगा, एन एफ क्या हो गया अभी बताया, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, है ना, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम लोग सीपेज डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना ये जो, अच्छा दो चीज याद रखना, इसको तो पहली बात सेफ फैक्टर बोलते हैं, सेफ फैक्टर, खाली सेफ फैक्टर भी आपको पूछ देता है। तो सेफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल टू द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, दोनों के रेशियो को सेफ फैक्टर बोलते हैं। दूसरा चीज क्या बताने वाला था मैं, हाँ ये जो फॉर्मूला है ना वो किसके लिए है, आपका आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, याद रखना आइसोट्रॉपिक मीडियम जब रहेगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्चार्ज निकालेंगे। लेकिन जब नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में अपने को निकालने बोलेगा, नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम में बोलेगा, तो सिर्फ एक अंतर देखने को मिलेगा मेरे को, के की जगह में के डेस आ जाएगा, के की जगह में के डेस आ जाएगा। अब ये के डेस क्या है उसको देख लेते हैं। के डेस कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, के इक्विलिब्रियम या फिर के डेस कुछ भी बोल लो, इसकी वैल्यू जो होती है √/के एक्स इंटू के वाई होती है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जब अपने पास 2D फ्लो रहेगा, ठीक है, जब अपने पास फ्लो कैसा रहेगा 2D रहेगा, और जब 3D रहेगा तो आप लोग होशियार हो, बता दोगे क्या हो जाएगा आपका, के एक्स हो जाएगा, फिर के वाई हो जाएगा और के जेड हो जाएगा ना 3D के लिए, जब आपका 3D फ्लो रहेगा। तो बस इतना ही तो है। तो के डेस की जगह में एक्स्ट्रा आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा जब नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम है, और जब आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, ठीक।
तो इस हिसाब से हम लोग सीपेज डिस्चार्ज भी निकाल लेंगे। और इसके बाद और क्या टॉपिक बच रहा है, फ्रीएटिक लाइन डायग्राम, उसको पढ़ लेते हैं, यही बच रहा है ना। ठीक, चलो फ्रीएटिक लाइन हेडिंग डालना। फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, टाइम हो गया क्या, होने वाला है, 2 मिनट में बता देता हूँ फ्रीएटिक लाइन होता क्या है। फ्रीएटिक लाइन होता क्या है, देखो ये अपने पास क्या हो गया, डेम हो गया मान लेते हैं, ये क्या हो गया उसका अप स्ट्रीम साइड हो गया और ये उसका डाउन स्ट्रीम साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पानी कलेक्ट करके रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पानी है। अब इसके कारण यहाँ पर से क्या हो गया, सीपेज हो गया। तो ऐसा कुछ सीपेज अपने को देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा कुछ सीपेज अपने को देखने को मिला है। वो क्या रहा है, यहाँ पर से हेड क्या हो गया, ज्यादा था, उसके बाद फिर हेड लॉस होते जाएगा ना, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पर से पानी क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, सीप कर रहा है, सीपेज हो रहा है, और उसके बाद फिर हेड लॉस इधर लॉस होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना, इसी को फ्रीएटिक लाइन बोलते हैं। ये जो ऊपर का जो लाइन है ना, फ्लो लाइन ही तो है आपका, बहुत सारा इधर फ्लो लाइन बनेगा ना, तो ये फ्लो लाइन है, जो ऊपर का फ्लो लाइन है ना, उसको फ्रीएटिक लाइन बोलते हैं। दैट लाइन इज फ्रीएटिक लाइन। ठीक है, अब ये फ्रीएटिक लाइन में अपने को 3 पॉइंट याद रखना है। पहला जो फ्रीएटिक लाइन होता है वो बेस पैराबोला होता है, बेस पैराबोला, इसका शेप क्या होता है, बेस पैराबोला होता है। दूसरा चीज याद रखना है कि ये जो फ्रीएटिक लाइन है यहाँ बांटता है, 2 मीडियम में बांटता है। इधर क्या होता है आपका, इधर होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक, एक मिनट, अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है, प्रेशर और मीडियम। इधर जो होता है आपका प्रेशर, अगर मैं बात करूं तो इधर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, ठीक है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा। बिलो फ्रीएटिक लाइन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एंड अबो फ्रीएटिक लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला था आपका बेस पैराबोला, शेप क्या होता है, बेस पैराबोला, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बांटता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, मीडियम में, 2 मीडियम में बांटता है। इधर ऊपर में क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मीडियम रहेगा, जाहिर सी बात है, अनसेचुरेटेड मीडियम। और इधर क्या रहेगा आपका, सेचुरेटेड मीडियम रहेगा, सेचुरेटेड मीडियम रहेगा, जाहिर सी बात है ना। नीचे में क्या है, सेचुरेशन है, तो सेचुरेटेड मीडियम नीचे, ऊपर में अनसेचुरेटेड, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यही चीज पूछता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक पूछेगा शेप, बता दोगे बेस पैराबोलिक शेप। दूसरा पूछेगा कौन कौन से मीडियम में क्या करता है, ऐसा करके ऑप्शन में तीनों दे सकता है। मतलब कि पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीएटिक लाइन। ऑप्शन ए डिवाइड्स द मीडियम फ्रॉम, अपर क्या हो जाएगा आपका अनसेचुरेटेड मीडियम, एंड लोअर क्या हो जाएगा सेचुरेटेड मीडियम में बांटता है फ्रीएटिक लाइन। दूसरा पूछ सकता है कि ऊपर जो होता है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, बस यही और कुछ नहीं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, फ्रीएटिक लाइन इज द टॉप फ्लो लाइन विच सेपरेट द सेचुरेटेड सॉइल मास फ्रॉम द अनसेचुरेटेड सॉइल मास। लिख लो, 3 पॉइंट जल्दी से लिखा देता हूँ। फ्रीएटिक लाइन इज द टॉप फ्लो लाइन, phreatic line is a top flow line, दिख रहा है, top flow line which separate the saturated soil mass from the unsaturated soil mass। दूसरा पॉइंट लिखना, pressure on and above phreatic line is atmospheric, pressure on and above phreatic line is atmospheric and below is hydrostatic, है ना। ऑन एंड अबो मतलब समझ गए, फ्रीएटिक लाइन में और फ्रीएटिक लाइन के ऊपर में जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जबकि बिलो में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। तीसरा लिखना, फ्रीएटिक लाइन फॉलोज द पाथ ऑफ बेस पैराबोला। ठीक, बाकी चीज हम लोग डायग्राम से समझ चुके हैं। अब इससे आगे और टाइम बचाएगा नहीं, इतना ही पढ़ते हैं आज। तो आज के लिए थैंक यू बने रहने के लिए, कल मिलते हैं। ठीक।